तो हम लोग केस नंबर 3 पढ़ेंगे। केस नंबर 3 मतलब केस नंबर 1 ये था कि हमने चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पैरेलली यानी सेम डायरेक्शन में या एंटी पैरेलली अपोजिट डायरेक्शन में एक केस में कराया था। दूसरे केस में 90 डिग्री पे चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कराया था। तीसरा केस है कि अब हम चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कराएंगे और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ना 90 डिग्री होगा, ना 0 डिग्री होगा, ना 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे केस 3, केस नंबर 3 क्या, when charged particle लिखिए, केस नंबर 3 लिखिए, when the charged particle is projected inside a uniform magnetic field at an angle theta, which should not be equal to 0 degree, 90 degree and 180 degree। ठीक है, तो हम पार्टिकल को फेंकेंगे और ऐसे फेंकेंगे कि उसका एंगल यानी उसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री ना बने, इसके अलावा कुछ बने। इसके अलावा मतलब 30 डिग्री बन सकता है, 90 डिग्री बन सकता है, 45 डिग्री बन सकता है, बहुत सारे ऑप्शन है ना। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं पहले आपको समझाने के लिए। तो कंसीडर द सिचुएशन, मान लीजिए कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस प्रकार से। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिखते हैं B वेक्टर इज इक्वल टू बेटा कांस्टेंट। ठीक है, आपने चार्ज पार्टिकल इसके अंदर फेंकना है, v वेलोसिटी से आपने फेंक दिया। ठीक है, बहुत अच्छे से देखिएगा। तो थीटा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल होता है। ठीक है, सबको पता है कि अगर कोई वेक्टर तिरछा विरछा दिखाई दे रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं है, तो उसके हम लोग क्या कर देते हैं, कंपोनेंट कर देते हैं। राइट, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। ये हम ऐसा पहले पढ़ा चुके हैं आपको, है ना, जब इंट्रोडक्शन ही किया था फॉर्मूले का, फोर्स वाले का, तब मैं समझाया। इस तरफ बेटा जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी नोन एज वी पैरेलल। वी पैरेलल मतलब वो कंपोनेंट जिसकी दिशा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। इधर आएगा वी परपेंडिकुलर, यानी वो कंपोनेंट जिसकी दिशा मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे है। ठीक है, इसकी वैल्यू बेटा क्या लिखी जाएगी, v का कंपोनेंट कर रहे हो तो v इसमें भी आएगा और v इसमें भी आएगा। ठीक है, जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ cos थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और जिस तरफ थीटा नहीं होता है उस तरफ sin थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये बेकार हो गया। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है, ये वेलोसिटी कहेगी आगे बढ़ो। हमने पढ़ाया था आपको, अगर चार्ज पार्टिकल को पैरेलल फेंकते हैं तो पार्टिकल वैसे ही चलता चला जाता है। केस नंबर 1 पहला केस, लास्ट लेक्चर पहला केस पढ़ाया था। 90 डिग्री वाले केस में क्या पढ़ाया था, पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूमने लगता है। ठीक है, लेकिन यहाँ तो दोनों आइटम मौजूद है। ठीक है, यहाँ ये वेलोसिटी कह रही आगे बढ़ो और ये वाली वेलोसिटी कह रही घूमो। ठीक है, सर्कुलर पाथ पे। तो दोनों चीजें एक साथ कैसे हो पाएंगी, दोनों चीजें जब एक साथ हो पाएंगी तो ऐसे कुछ दिखाई देगा। दिस इज कॉल्ड हेलिकल पाथ और हेलिक्स। समझे, यानी पार्टिकल को गोल गोल भी घूमना है और आगे की तरफ भी बढ़ना है। तो इस तरीके से चार्ज पार्टिकल क्या फॉलो करेगा, तो नीचे लिख दे रहा हूं, हेंस charged particle will follow a helical path or helix। तो
अब इसमें कुछ बातें आपको मैं बता देता हूं। इस चीज को कहते हैं पिच। मतलब अगर आप यहां से देखें तो यहां से मतलब पार्टिकल ऐसे चल रहा है ना, तो यहां से पार्टिकल चला और यहां तक पहुंच गया, तो एक टाइम पीरियड इतने में हो गया। एक टाइम पीरियड में कितना पार्टिकल आगे सरक गया लेटरली, इस तरीके से, मतलब अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड कितना सरक गया, इसको बोलते हैं पिच। PITCH, यानी फॉरवर्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल। फॉरवर्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड पिच इन वन टाइम पीरियड। ठीक है बेटा, यानी एक टाइम पीरियड में पार्टिकल जितना आगे खिसक गया उसे हम कहते हैं पिच। ठीक है, तो अब कुछ फॉर्मूले हमको इस तरीके के मोशन के बारे में हमें आने चाहिए। ठीक है, तो हेडिंग डालिए सम इंपॉर्टेंट expressions related to some important expressions related to helical motion, related to helical motion of charged particle, helical motion of charged particle in a uniform magnetic field। ठीक है, बहुत आसान है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहां देखिए, सबसे पहला है एक्सप्रेशन फॉर रेडियस। बहुत ध्यान दीजिएगा, कोई डेरिवेशन नहीं करना हमें। एक्सप्रेशन फॉर रेडियस, तो अगर आपको याद हो तो कल हमने आपको पढ़ाया था रेडियस का फॉर्मूला R बराबर mv/qb, अगर याद हो तो। ठीक है, लास्ट लेक्चर में यही कराया था। तो ये वेलोसिटी कौन सी वाली थी? ये वो वेलोसिटी थी जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थी, अगर याद हो तो। कल हमने ये फॉर्मूला कब कराया था? जब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी और चार्ज पार्टिकल तुमने ऐसे फेंका था अंदर। ठीक है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो गई? अंदर की तरफ हो गई। ठीक है, तो एंगल कितना हो गया दोनों के बीच का? 90 डिग्री। मतलब ये फॉर्मूला तब आया था जब वेलोसिटी वाज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। बस हो गई बात। मतलब ये कि आपको पिच की रेडियस मिल जाएगी। मतलब ये देखो ना, ये रेडियस ही तो कहलाएगी यहां से। भाई बन तो छल्ले ही रहे हैं गोल गोल, तो रेडियस होगी कुछ ना कुछ। तो रेडियस हो जाएगी क्या? R बराबर mv परपेंडिकुलर अपॉन qb। तो चाहे तो सिर्फ इतना याद रखिए, क्योंकि बाकी तो आपको पता ही है कि v परपेंडिकुलर कितना है, v sin थीटा। ठीक है, तो या तो ऐसे इतना याद रखिए, बाकी इतना समझ दिमाग में रखिएगा, v परपेंडिकुलर का मतलब v sin थीटा है। तो नहीं तो भैया आपको पूरा याद ही करना है। तो m और v परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? v sin थीटा अपॉन qb। पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो ये हो गया पिच ऑफ हेलिकल पाथ, सॉरी रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ। अगला था टाइम पीरियड। अभी कल की बात आपको याद आएगी। टाइम पीरियड माय डियर, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमने आपको कल भी कहा था वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड। फॉर्मूला क्या आता है? T बराबर 2 पाई m अपॉन qb। इस पूरे फॉर्मूले में कहीं v का नामो निशान नहीं है। इसका मतलब जितना टाइम पीरियड उस केस में आया था उतना ही टाइम पीरियड इस केस में आएगा। राइट, क्योंकि फर्क केवल किस बात से पड़ा है? वेलोसिटी की वजह से ही पड़ा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन की वजह से। पिछले केस और इस केस में केवल इतना ही फर्क है कि हमने वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करी। राइट, लेकिन टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता ही नहीं है। इसका मतलब उस केस में टाइम पीरियड का फॉर्मूला और यहाँ पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला सेम। टाइम पीरियड का उल्टा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। ये है हमारा एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है ना, ये था एक्सप्रेशन
फॉर टाइम पीरियड, ठीक है। अगला है एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, जो भी टाइम पीरियड है उसका उल्टा, ठीक है। क्यूबी अपॉन 2 पाई एम, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया, ये टाइम पीरियड हो गया, ये रेडियस हो गया। अभी एक आइटम बाकी कौन बाकी? पिच, ये नया है। लेकिन अगर तुमने डेफिनेशन ऑफ पिच अभी थोड़ी देर पहले मेरे मुंह से एकदम सही मन से सुनी तो तुम समझ गए होगे। पिच क्या है? एक टाइम पीरियड में ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस, राइट। तो फॉर्मूला लगा दिया जाए, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चलिए इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। जगह बनाते हैं थोड़ी सी। पिच, तो एक्सप्रेशन फॉर पिच, एक्सप्रेशन फॉर पिच, ठीक है। फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लगा दें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। पिच किस वाली स्पीड की वजह से आई? पैरेलल वाले की वजह से। भाई पिच है आगे बढ़ने वाला डिस्टेंस, तो आगे बढ़ाने के लिए कौन सा वाला स्पीड रिस्पॉन्सिबल था? वी पैरेलल। घुमाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? वी परपेंडिकुलर, ठीक है। वी पैरेलल, डिस्टेंस कितना हुआ? पिच, जिसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। पिच भर चलने के लिए कितना समय लगता है? टाइम पीरियड के बराबर। अल्यूट टाइम पीरियड क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, पी बराबर वी पैरेलल टी। कायदे से देखा है तो फॉर्मूला सिर्फ इतना ही बड़ा है, क्योंकि इसको पता है वी पैरेलल का मतलब वी कॉस थीटा और टी का मतलब 2 पाई एम अपॉन क्यूबी, ठीक है। लेकिन फिर भी मान लो आपकी आत्मा नहीं मान रही है तो भैया लो, वी पैरेलल का मतलब वी कॉस थीटा था और टी का मतलब 2 पाई एम अपॉन क्यूबी था। रखते हैं यहाँ पे, तो पिच का पूरा लंबा चौड़ा हैवी फॉर्मूला आया 2 पाई एम वी कॉस थीटा अपॉन क्यूबी। कौन सा वाला अच्छा है? ठीक है, जैसा मर्जी हो वैसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले केस में 4 फॉर्मूले होते हैं, रेडियस, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाएं। अब क्वेश्चन को पढ़ के सुन के आप खुद डिसाइड करेंगे कि कौन सा वाला केस है। पैरेलल फेंकने वाला केस है, एंटी पैरेलल फेंकने वाला केस है, 90 डिग्री वाला केस है या हेलिक्स वाला केस है, ठीक है। तो हमारी शीट में क्वेश्चन नंबर 24 पाया जाएगा और वास्तविकता में ये सवाल जो है वो NCERT से बिलोंग करता है 4.11, ठीक है। लिखा है, मैं क्वेश्चन पहले पढ़ देता हूं ताकि जो वीडियो देख के जो लोग नोट्स बनाएंगे उनको क्वेश्चन मिल जाए। इन अ चेम्बर comma a uniform magnetic field 6.5 Gauss is maintained. An electron is shot into the field with a speed of 4.8 into 10 to the power 6 meter per second normal to the field. Explain why the path of electron is a circle. Determine the radius of circular orbit. Given that E is equal to E small e is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs and ME यानी mass of electron 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. ये सवाल है। पहली चीज इस सवाल में अंडरलाइन करने योग्य बात यह है कि दिस पार्टिकल इज शॉट नॉर्मल टू द फील्ड, यानी ये 90 डिग्री वाला केस है। इसमें पाथ कैसा बनता है? सर्कुलर बनता है, ठीक है। याद रखो, इसी केस के ज्यादातर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि चार्ज पार्टिकल को अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली शॉर्ट किया गया तो 100% पाथ कैसा बनेगा? सर्कुलर बनेगा। बात समझ में आ गई? अब आगे की बात करते हैं। मुद्दे की बात यह है कि इस क्वेश्चन में यह पूछा गया था कि एक्सप्लेन करिए कि सर्कल क्यों बनेगा। ये बात हम लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो इस पे हम मुद्दा नहीं रखते हैं। कुल मिला के सवाल सिर्फ इतना रह गया है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड 6.5 गॉस हो
यानी इसका मतलब कितना हुआ 6.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला हो। ठीक है, चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स है। ठीक है, और मास जो है, ठीक है, वो कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 kg है। वैसे तो याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो फिर वैसे तो दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको ये निकालना है कि रेडियस कितनी आएगी। तो अगर आपको फॉर्मूला आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर जरा सा बेकार सा क्वेश्चन आपके हाथ से गया। आर का फॉर्मूला होता है m इंटू वी अपॉन क्यू इंटू बी। आर निकालना है, मास 9.1 इंटू 10⁻31, वी की वैल्यू, ठीक है, कितनी स्पीड से फायर किया गया ये भी दिया गया था। v का वैल्यू 4.8 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। 4.8 इंटू 10⁻6, चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19, b की वैल्यू 6.5 इंटू 10⁻⁴, r की वैल्यू सॉल्व होने के बाद 4.2 इंटू 10⁻⁻² मीटर आ जाएगी। चाहे तो आप 4.2 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। अगला सवाल हमारी शीट में क्वेश्चन नंबर 25 मिलेगा आपको। ठीक है, ये एनसीईआरटी का 4 पॉइंट, उसी के आगे वाला सवाल है, मतलब एनसीईआरटी 4.12। इस क्वेश्चन में लिखा है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इन द प्रीवियस क्वेश्चन obtain the frequency of revolution of electron in its orbit. Does the answer depends on the speed of electron? क्वेश्चन खत्म। पहली बार हम अभी भी चिल्लाए और लास्ट लेक्चर में भी चिल्लाए थे कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड स्पीड पे डिपेंड नहीं करते। तो एक बात का जवाब तो तुरंत आ गया। अब सिर्फ केवल क्या रह गया निकालने के लिए इस क्वेश्चन में? फ्रीक्वेंसी रह गया। यानी पिछले वाले क्वेश्चन का सारा डेटा उठा के फ्रीक्वेंसी निकाल दीजिए। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का मामला होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू यस QB अपॉन 2πm। टाइम पीरियड होता है 2πm अपॉन QB, तो ये QB अपॉन 2πm। Q पता है, B पता है, M पता है, सब पता है। फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास 18.18 गुणे 10⁻6 हर्ट्ज, यानी 18.18 मेगा हर्ट्ज भी आप कह सकते हैं। 10⁻6 मतलब मेगा हो गया, मेगा, इट्स मेगा। तो चलिए अब हमारे पास अगला टॉपिक है लॉरेंज फोर्स, LORENTZ। न्यू फोर्स है, बढ़िया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, लॉरेंज फोर्स क्या होता है? लॉरेंज फोर्स किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर तब काम करता है जब कोई चार्ज पार्टिकल ऐसी जगह घुस जाए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड मौजूद हैं। ठीक है, तो हेडिंग है लॉरेंज फोर्स। क्या होता है? द टोटल फोर्स, लिखिए मैं बोल रहा हूं, द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल, द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल, द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ रीजन, moving in a region where both electric and magnetic fields are present, moving in a region where both electric and magnetic fields are present is called Lorentz force। यानी अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी ऐसी जगह एंटर कर जाए जिस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड एक साथ मौजूद हों,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे अपना फोर्स लगाएगी और मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पे अपना फोर्स लगाएगी। तो दोनों फोर्स को हम जोड़ दें, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो कौन सा एडिशन होगा? वेक्टर सम होगा। कौन सा सम होगा? वेक्टर सम होगा। वेक्टर सम करने से जो टोटल फोर्स आएगा उसी को हम क्या कहेंगे? लॉरेंज फोर्स। डरने की कोई जरूरत नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लिया आपने, द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ रीजन वेयर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ दैट इज, अगर हमसे कोई लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला पूछे तो लॉरेंज फोर्स बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स का वेक्टर सम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये होगी। अब आगे की कहानी सुनिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F बराबर होता है Q इंटू ई। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फॉर्मूला था F बराबर Q इंटू ई, और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हो सकता है Q इन ब्रैकेट V क्रॉस B। ठीक है, ये तो कुछ दिन पहले पढ़ा है। अगर मैं दोनों को यहां प्लेस कर दूं ऊपर, तो लॉरेंज फोर्स बराबर आ जाएगा Q इंटू ई प्लस Q इंटू इन ब्रैकेट V क्रॉस B। इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में क्या कॉमन है? Q कॉमन है। इस वजह से लॉरेंज फोर्स इक्वल टू Q कॉमन कर लिया जाए तो इन ब्रैकेट E प्लस V क्रॉस B ये हो गया। तो ये हो गया भैया अपने पास लॉरेंज फोर्स के दो एक्सप्रेशन। चाहे ऐसे समझ लो, और ज्यादातर तो ऐसे ही लोग समझते हैं। ठीक है, नोट इट डाउन। तो चलिए अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं, जिसका नाम है वेलोसिटी सिलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर। ठीक है, मतलब ये ऐसी वेलोसिटी के, मतलब ये कोई डिवाइस नहीं है, नाम से सुनने में ऐसा था वेलोसिटी सिलेक्टर, वेलोसिटी फिल्टर। ठीक है, तो ये कोई डिवाइस नहीं है, ये सिंपली वेलोसिटी होती है जिससे हम चार्ज पार्टिकल को फील्ड के अंदर फेंकेंगे। कौन सी फील्ड? जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद है। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पर मौजूद है, हम चार्ज पार्टिकल को कितनी वेलोसिटी से फेंक दें? वेलोसिटी से वेक्टर क्वांटिटी, मतलब कितनी स्पीड से फेंकें प्लस किस तरफ फेंकें, दोनों बातें। बात ध्यान समझिएगा, मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी से वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को जनरली लोग स्पीड कह देते हैं। ठीक है, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसी जगह जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद हैं, वहाँ पर हम कितनी स्पीड से चार्ज पार्टिकल को फेंकें और किस तरफ फेंकें कि चार्ज पार्टिकल सीधा भनभनाते हुए निकल जाए, वो डेविएट बिल्कुल भी ना हो। उस वेलोसिटी को कहते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए वेलोसिटी सिलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर और वेलोसिटी फिल्टर। तो मैं आपको पहले से बताया दे रहा हूं, ये चीज होती है, सुनिए बहुत ध्यान से। अगर किसी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी, ये Q लिख दिया मैंने, प्लस करो चाहे माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस तरीके से होने चाहिए। पहली बात तो ये समझ लीजिए दिमाग में। ठीक है, क्लियर ना? मतलब x अगर E की डायरेक्शन है, y अगर B की डायरेक्शन है, तो ये वाली डायरेक्शन भी होनी चाहिए। ठीक है, आपको याद ही होगा, मैंने बता रखा है कि ऐसे बनाते हैं मजबूरी में, लेकिन सेंस इसका क्या होता है? ये आउटवर्ड, राइट? x ये है, y ये है, तो z ये। ठीक है, तो इस प्रकार से चार्ज पार्टिकल को फेंकना है, पहली कंडीशन। तो पहले तो मैंने ये बता दिया कि किधर फेंकना है। किधर फेंकना है? इस तरीके से फेंकना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल आपस में कैसे हो? म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक, अब अगला सवाल आता है कितनी स्पीड से फेंकना है। तो स्पीड होनी चाहिए v इज इक्वल टू ई बाय बी के बराबर।
यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड का जब रेशियो निकालेंगे तो जितनी स्पीड आएगी इतनी स्पीड से देखना है। अब सोचो, मान लो कोई हमसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ बैठे कि E बाई बी का, बोर्ड एग्जाम में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, E बाई बी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए, कितना आएगा? उतना ही आएगा जितना स्पीड का होता है। स्पीड का कितना होता है? LT-1। तो जो मूर्खानंदन होंगे वो पहले E का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने की सोचेंगे, फिर B का डायमेंशन निकालने में तो बैंडा बच जाएगी, ठीक है। उसके बाद डिवाइड करेंगे, तब जाके कहीं काट पीट के LT-1 आएगा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो, अदरवाइज आंसर कुछ और ही आएगा, ठीक है। खैर चलो कोई बात नहीं। वेलोसिटी सिलेक्टर समझ में आया? मतलब अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के दोनों के परपेंडिकुलर है और उसका मैग्नीट्यूड E बाई बी के बराबर है, तो इस वेलोसिटी को, इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को हम लोग वेलोसिटी सिलेक्टर कहेंगे। तो लिखिए, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, when a charged particle is projected in a field in such a way, when a charged particle is projected in a field in such a way, when a charged particle is projected in a field in such a way, in a field in such a way that electric field comma magnetic field, in such a way that electric field comma magnetic field and velocity of charged particle and velocity of charged particle and velocity of charged particle are mutually perpendicular, velocity of charged particle are mutually perpendicular, comma then charged particle passes undeviated, charged particle passes undeviated, passes undeviated को अंडरलाइन कर लेंगे, charged particle passes undeviated if its speed is, if its speed is v is equal to E by b, v is equal to E by b, इसको बना लीजिए। तो अब हम लोग इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, ठीक है। जब डिराइव करें तो इस बात को जरूर याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल जो थीटा हम लोग अभी तक लेते आए हैं वो यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है? 90 डिग्री। तो याद जरूर रखिएगा, यानी एंगल बिटवीन V एंड B इज 90, ठीक। चलिए हेडिंग डाल दीजिए, डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ magnitude of velocity selector, derivation for the expression of magnitude of velocity selector or velocity filter, velocity selector or velocity filter, ठीक है। चलिए एक बात तो तय है, we know that कि जब चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी फिल्टर से चलता है तो डिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो इतना तो क्लियर है कि फॉर नो डिफ्लेक्शन, अगर किसी भी तरीके का डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वहां पे लगने वाला जो लॉरेंज फोर्स है वो जीरो है। यानी कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। भाई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब टोटल फोर्स कितना लगा? जीरो। क्योंकि अगर टोटल फोर्स कुछ ना कुछ लगता तो डिफ्लेक्शन होता, ठीक है। तो क्योंकि किसी प्रकार का डिफ्लेक्शन नहीं है, इस वजह से टोटल फोर्स जीरो होगा। टोटल फोर्स इस समय कितना, कौन सा फोर्स बोला जाता है? लॉरेंज फोर्स, है ना। तो लॉरेंज फोर्स क्या था? अभी भी हमने पढ़ाया, Q इन ब्रैकेट E वेक्टर प्लस V क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब हम क्या करेंगे? E वेक्टर बराबर, मतलब Q को नीचे फेंक देंगे
ई वेक्टर प्लस वी क्रॉस बी बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। इसको उधर भेज देते हैं। ई वेक्टर बराबर माइनस का वी क्रॉस बी हो गया। फिर क्या करें, मॉड ले लें दोनों साइड। टेकिंग मॉड बोथ साइड, मॉड ले लेंगे तो ये ई का मॉड ई हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वी बी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्लास 11 में पढ़ाया जाता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड बराबर ए बी साइन थीटा। ठीक है, मॉड। तो थीटा क्या है यहाँ, हाँ 90। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है वो v और b के बीच का एंगल है। क्योंकि थीटा इज 90 डिग्री, इस वजह से E बराबर v इंटू बी इंटू साइन 90, साइन 90 इज 1। समझ गए? तो v इज इक्वल टू E बाय v। समझ गए? कॉपी कर लीजिए।